दोस्तों, कांग्रेस सरकार के जमाने में जो काम डाकिये किया करते थे, जो काम डाकिये का होता था, आज वो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इसे कहते पीआर का खेल और इसे कहते जनता को मूर्ख बनाना, छोटी छोटी बातों को बड़ा दिखाना। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया है और सरकारी कर्मचारियों के सामने क्या बोला है। जो बातें मीडिया के सामने बोलनी चाहिए वो बातें पीएम मोदी नए नए सरकारी कर्मचारियों के सामने बोलते हैं। क्या कहते, उससे पहले आज की ताजा खबर आपको बताते हैं, जिसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल बनते हैं कि भैया किश्तों में क्यों अत्याचार किया जा रहा है, एक बार में ही क्यों नहीं बढ़ा देते तेल के दाम। 10 दिन में तीसरी किश्त जारी हुई है महंगाई की, और कितना कुछ बढ़ा है आम जनता के लिए। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और महंगा। 15 मई को 3 और 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी। सीएनजी भी 1 रुपए महंगी हो गई है। यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी सब किश्तों में महंगा किया जा रहा है। कुल मिलाकर 5 रुपए दाम बढ़ चुके हैं। अगर पेट्रोल डीजल की बात की जाए, तकरीबन 5 रुपए दाम बढ़ चुके हैं, तो एक बार में ही बढ़ा देते। लेकिन सारा मामला परसेप्शन का है। अब किश्तों में बढ़ाएंगे तो क्या खबर बनेगी? खबर बनेगी 87 पैसे बढ़े, 91 पैसे बढ़े। लेकिन एक बार में जब दाम बढ़ाए जाते हैं तो मैसेज खराब जाता है। किश्तों में महंगाई होती है तो मोदी सरकार को शायद लगता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कोई खास इमेज खराब नहीं होगी। लेकिन विपक्षी नेता किश्तों में इस महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस से क्या बोला? कांग्रेस से बोला कि अब महंगाई मैन मोदी ने सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए। सीएनजी पिछले 9 दिन में 4 रुपए महंगी हुई है। नरेंद्र मोदी जनता को खुलकर लूट रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने अमीर दोस्तों की तिजोरी भरनी है। तो महंगाई मैन बताते हुए कांग्रेस कटाक्ष करती है देश के प्रधानमंत्री पर। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, रोज रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डालने की बजाय रूस से सस्ता तेल खरीदे सरकार, जनता का हित ही देश हित है। तो दीपेंद्र हुड्डा रूस से और ज्यादा तेल खरीदने की सलाह देते हैं कि महंगाई बढ़ाने की बजाय अमेरिका का दबाव माना कम करना चाहिए और रूस से ज्यादा तेल खरीदना चाहिए। तो तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? मोदी सरकार ने आज फिर सीएनजी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। जन विरोधी पूंजी परस्त एनडीए सरकार ने विगत 10 दिनों में तेल की कीमतों में लगभग 5 रुपए की वृद्धि की है, यानी 50 पैसे प्रतिदिन। अभी और बढ़ना शेष है। जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी ये आपकी जेब काट कर निजी कंपनियों को मुनाफा दिला रहे थे, और अब भी जो भाव कच्चे तेल का 2014 में था अब उससे भी बहुत कम है। लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम दोगुना हो गए हैं। आने वाले दिनों में जनता को भयंकर महंगाई झेलनी पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जाएंगी, प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे, लघु उद्योग धंधे कम होंगे, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी। नफरत का कारोबार, भाषणबाजी, रील्स और एंटरटेनमेंट के लिए जिसे चुना था वो फुल एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। नौकरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, गांव, किसान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था इत्यादि पर गहन विचार विमर्श और ध्यान केंद्रित करने की बजाय इनका फोकस संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, हेडलाइन मैनेजमेंट और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर और स्थलों के नाम बदलने पर रहेगा। तो बीजेपी की राजनीति का डीएनए किया है तेजस्वी यादव ने, और कहते हैं कि जनता के मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय रील्स बनाई जा रही हैं। शायद मेलोडी वाली रील पर यहां पर कटाक्ष किया है तेजस्वी यादव ने। वही मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते? कांग्रेस के अध्यक्ष, पेट्रोल अब हुआ 100 पार, अब की बार जनता की कमाई पर किश्तों में लूटमार। पेट्रोल डीजल पर रोजाना 1000 करोड़ का केंद्रीय टैक्स लगाकर भाजपा का पेट नहीं भरा। अंतर्राष्ट्रीय दाम जब कम थे तब जनता को फायदा नहीं पहुंचाया, उन्हें जमकर लूटा। जब क्राइसिस आई तो चुनाव में जुट गए और चुनाव के बाद सैक्रिफाइस का उपदेश दिया। फिर 8 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। हमें बताया गया कि विदेशों के मुकाबले भारत में दाम सबसे कम है। वेस्ट एशिया में जंग शुरू होने के बाद जब मोदी जी हम भारतीयों को सब ठीक है कि घुट्टी पिला रहे थे, तब बाकी देश अपनी अपनी जनता को राहत पहुंचा रहे थे। इटली ने ईंधन पर एक्साइज कटौती की जिससे उनकी जनता को राहत मिली। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जिससे नागरिकों के लिए पेट्रोल की कीमतें लगभग 17 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। जर्मनी ने तेल पर टैक्स कम किया जिससे ईंधन की कीमतें 17 से 19 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। यूके ने घरों को 100 यूरो की ऑयल सहायता दी और ईंधन और बिजली पर टैक्स कम किए। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आयरलैंड की राहत भी बताते हैं कि वहां पर भी राहत पैकेज दिया गया, और आगे कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी बताइए इस लूट की किस्त किस किस को जा रही है? आप इतने कॉम्प्रोमाइज क्यों हैं? इस सरकार में लीडरशिप क्राइसिस असली है। 140 करोड़ भारतीय अब ये समझ गए हैं। तो पीएम मोदी की लीडरशिप पर सवाल उठाया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और आरोप लगाया है कि जब जनता को जरूरत थी राहत की, जब प्लानिंग की आवश्यकता थी, तब प्रधानमंत्री चुनाव की प्लानिंग कर रहे थे, चुनाव लड़ने में बिजी थे। जैसे ही चुनाव खत्म हुए, किश्तों में महंगाई आ रही है और जनता ये मार झेलने को मजबूर है। जब विपक्षी नेता ये सवाल कर रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस को लेकर, तो देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री पीआर का खेल खेल रहे हैं। और कैसा खेल खेला जा रहा है? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा
कि जो काम कभी डाकिए का होता था वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देना। और कैसे छोटी छोटी बातों को बड़ा दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए आज 51,000 का आंकड़ा पकड़ लिया प्रधानमंत्री ने कि 51,000 युवाओं को रोजगार मेले के जरिए रोजगार दिया। तो आम जनता सोचेगी कि यार कहीं रोजगार मेला लगा होगा, वहां इंटरव्यू हुए होंगे और नौकरियां मिली होंगी। लेकिन हकीकत क्या है? 51,000 सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मेहनत के दम पर एग्जाम पास करके नौकरी हासिल की है। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था? डाकिया आता था नियुक्ति पत्र लेके, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का कार्यक्रम नहीं होता था, लोग नौकरी पर चले जाते थे, ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन अब अगर किसी को सरकारी नौकरी मिलती है तो उसमें प्रधानमंत्री को धन्यवाद चाहिए, पीआर चाहिए, ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला है। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है। जैसे मानो मोदी जी ही डायरेक्ट नौकरी दे रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि कितने लाख सरकारी कर्मचारियों के पद खाली हैं, केंद्र सरकार उन्हें कब भरेगी। ये नहीं बताएंगे कि सरकारी नौकरियों की बजाय आजकल ठेकेदारी वाला प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है और ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। लेकिन पीआर किया जाता है रोजगार मेले का, जहां आप देख सकते हैं बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमाम राज्यों से जिन भी युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है उन्हें बिठाया जाता है, बुलाया जाता है, अलग अलग जगह से इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ऑनलाइन उनको संबोधित करते हैं, मानो डायरेक्ट मोदी जी ने ही नौकरी दी है और बहुत बड़ा काम कर दिया है, मानो आज ही रोजगार मेले में नौकरी पाए हैं। जबकि सालों तक संघर्ष करना पड़ता है इस नौकरी को पाने के लिए भी। पहले जब नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरते हैं, उसके बाद परीक्षा का इंतजार करते हैं, परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, उसके बाद पेपर लीक वाला संघर्ष भी झेलना पड़ता है, तब जाके सरकारी नौकरी मिलती है। लेकिन यहां पर 51,000 का आंकड़ा आज पीएम मोदी ने पकड़ लिया और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों के सामने क्या बोलते हैं? 5 देशों की यात्रा से आने के बाद जब मीडिया के सवालों का सामना करना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जो जानकारी सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं वो मीडिया को देनी चाहिए, मीडिया के सवाल लेने चाहिए। ये सब करने की बजाय सरकारी कर्मचारियों को हिसाब किताब बता रहे कि भैया मैं 5 देशों की यात्रा पर गया था और वहां पर क्या क्या बातचीत हुई, ये सरकारी कर्मचारियों को बता रहे जिन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। क्या कहते जरा सुनिए। आप सबको पता है, अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान अब जैसे नेदरलैंड की मैं बात करूं तो नेदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर्स, वाटर, एग्रीकल्चर और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर चर्चा हुई। स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और डिजिटल इनोवेशन, उस पर सहयोग की बहुत सारी बातें हुई। नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम कोऑपरेशन की बात आगे बढ़ी है। यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर महत्वपूर्ण समझौते हुए। इटली के साथ डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पार्टनरशिप्स पर एग्रीमेंट हुए। तो पीएम मोदी सरकारी कर्मचारियों के सामने वो बातें करते हैं जो मीडिया के सामने करनी चाहिए, प्रेस ब्रीफिंग देनी चाहिए, सवाल लेने चाहिए मीडिया के, ताकि दुनिया की मीडिया प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा ना बोले, ये सवाल ना उठाए कि भारत कैसा लोकतंत्र है जहां भारत के प्रधानमंत्री मीडिया के सवाल नहीं लेते। 12 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, नॉर्वे में बड़ा बवाल कट गया था। इसके अलावा पीएम मोदी ने एआई के सेक्टर में और तमाम सेक्टर में जो दावे किए, क्या उनमें दम है? जापान टाइम्स की खबर आप देखिए, हमने कुछ दिन पहले इस पर वीडियो भी बनाया था। जापान टाइम्स की इस खबर में बताया गया है कि भारत सर्विस सेक्टर में चूक गया है, एआई की दौड़ में पिछड़ गया है, इसलिए भारत के सामने बड़ा खतरा है। बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां जा सकती हैं क्योंकि एआई के आने के बाद सर्विस सेक्टर में नौकरियां कम होने जा रही हैं। साथ ही जापान टाइम्स की इस खबर में यह भी लिखा गया था कि जागने की बजाय जो जरूरत से ज्यादा आशावादी बयान दिए जा रहे हैं, जो आशावादी नजर आ रहे भारत के लोग, ये और भी बड़ा खतरा है। इसके कहने के मायने ये हैं, जैसा पीएम मोदी ने बताया कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि हमारा बहुत भविष्य उज्जवल है, दुनिया हमारे बारे में बात कर रही है, तो वर्तमान की चुनौतियों से ज्यादा
जरूरत से ज्यादा जो आशावादी बयान आते हैं तो ये एक भ्रम का जाल बनाते हैं कि बयानों के भ्रम में उलझे रहो और हकीकत पर काम ना करो। हकीकत दिखाती कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं कि मेटा में हजारों कर्मचारियों की छटनी हो गई, हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो सर्विस सेक्टर में नौकरी जाने की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद ऐसे रोजगार मेले लगाने की बजाय देश के प्रधानमंत्री को धरातल पर जो चुनौतियां हैं उस पर काम करना चाहिए और साथ ही विपक्ष जो किश्तों में महंगाई को लेकर सवाल पूछ रहा है उस पर जवाब देना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।